नमस्कार, डिजाइन विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। मौजूदा दौर यह है कि अंग्रेजी का बोलबाला है। लोग अपनी मातृभाषा या राष्ट्रभाषा छोड़कर अंग्रेजी को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं, ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। मगर इस अंग्रेजी के प्रभुत्व वाले दौर में इंदौर के दो नौजवानों ने, दो युवाओं ने ये तय किया कि वे कुछ काम हिंदी के लिए करेंगे। और मज़े की बात यह है, बड़ी बात यह है कि ये दोनों युवा हिंदी भाषी नहीं है, इनकी मातृभाषा मराठी है। बावजूद इसके इन्होंने ये तय किया कि वे अपनी राष्ट्रभाषा के लिए, अपने प्रदेश मध्य प्रदेश की भाषा के लिए जो हिंदी है उसके लिए काम करेंगे और उन क्षेत्रों में काम करेंगे जो हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है, मसलन कि महाराष्ट्र या साउथ। और इनका काम काफ़ी हद तक पसंद किया जा रहा है, लोग इनके काम को सराह रहे हैं। इनकी हिंदी की सेवा को, हिंदी की साधना को लोगों का बढ़िया प्रतिसाद मिल रहा है। और इन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया है जिसका नाम है अ मेलोडियस लिरिकल जर्नी। इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए ये जन जागृति लाने की कोशिश करते हैं, संगीत की बात करते हैं, कविता की बात करते हैं, कवियों की बात करते हैं, साहित्य की बात करते हैं, कला की बात करते हैं। कला, साहित्य, संगीत और संस्कृति के ज़रिए भाषा को समृद्ध करने का प्रयास करते हैं। आइए हम बात करते हैं स्वरांगी साने और भुवन सरवटे से। स्वरांगी साने इंदौर में पढ़ी लिखी हैं, पत्रकार रही हैं। इंदौर के लगभग सभी बड़े अखबारों में उन्होंने बतौर सिटी रिपोर्टर, बतौर कला समीक्षक काम किया है। कविताएं लिखती हैं, कविताएं की 2 किताबें उनकी प्रकाशित हुई हैं। नाटक करती हैं, लिखती भी हैं, करती भी हैं। भुवन सरवटे आईटी क्षेत्र के व्यक्ति हैं, आईटी सेक्टर के व्यक्ति हैं, लेकिन संगीत और साहित्य से उनकी बहुत विशेष लगाव है, अभिरुचि है। और यही वजह है कि बचपन के ये दोस्त लगभग 15-20 साल बिछड़ने के बाद जब कोरोना में मिले तो एक नए प्रकल्प का उदय हुआ जिसका नाम है अ मेलोडियस लिरिकल जर्नी। आप दोनों का बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। स्वरांगी, सबसे पहले तो इस मेलोडियस लिरिकल जर्नी ये शुरू कैसे हुई यात्रा? इसका पहला पड़ाव, पहला स्टेशन क्या था और अब ये किस स्टेशन तक पहुंची है यात्रा और आगे इसकी मंजिल क्या है, इसके बारे में? एकदम आपको सही दिनांक बताऊं तो 4 नवंबर 2020 को हमने पहला गीत अपना अपलोड किया था, बातें पिया की। और तब तक हम लोग इसे लेके बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं थे क्योंकि हमने बहुत ही, आप दोस्ती यारी में जिस तरह से बात करते हैं उस तरह से बात की थी कि चूँकि हम लोग बचपन के मित्र हैं, हमने 5वीं से मतलब पूर्व माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय में हम लोग साथ में थे। हम 3 मित्र हैं, भुवन सरवटे, मैं स्वरांगी साने और तीसरा अमित जोशी, वो कैलिफोर्निया में रहता है। जो आप कह रहे थे एक विशेष बात है, तो हम दोनों भी हिंदी क्षेत्र में हैं, गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में, और वो तो गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में है ही। लेकिन हम तीनों जब मिले तो इन दोनों ने एक पहला सवाल मुझसे पूछा था कि क्या मैं लिखती हूँ। और तब भुवन चूँकि स्कूल टाइम में गाता था तो मैंने पूछा कि गाता है क्या, तो उसने कहा कि नहीं, अब मैं संगीत देता हूँ। तो मैंने बहुत, एक आप कहते हैं कि मित्रता में जो एक सहज प्रश्न पूछ लिया जाता है, मैंने कहा मेरे लिखे को संगीत देगा क्या? तो उसने तुरंत हाँ बोल दिया और हमारा पहला गीत बिल्कुल इसी तरह से एक आप बोलते दोस्ताना अंदाज में आ गया। तो हमने कहा कि अब इसका करना क्या है। इसने म्यूज़िक दे दिया, वो बन गया। इसकी पत्नी है सोनाली सरवटे, वो भी हमारे साथ में एक चौथे स्तंभ की तरह जुड़ी है, उसने गा भी दिया। तो बहुत एक होम प्रोडक्शन आप जिसको कह सकते हो गया। तो हमारी रामलाई जोड़ी हो गई, एक लिखता है, एक गाता है, एक संगीत देता है। तो हाँ, तो इस तरह से हमने कर लिया। तो वो मित्र अमित जोशी ने कहा कि हम इसे यूट्यूब पर दे देते हैं, अभी क्या करें। हमने दे दिया और वो बहुत ज़्यादा, अभी तक वो बहुत लोकप्रिय है, वो बहुत चल रहा है। तो ये हमारा इस तरह से शुरुआत हुई। उसके बाद हमने इसमें अलग अलग प्रयोग किए। जिस आप हिंदी की बात कर रहे हैं तो हमने वर्णमाला श्रृंखला एक शुरू की है। आप तो चूँकि एक विद्वान है इसलिए आपको पता होगा, लेकिन आमतौर पे हमें लगता है कि अ से ज्ञ तक ही वर्णमाला है, जबकि अ से श्र तक वर्णमाला है। हम वो श्रृंखला अ से श्र तक। मजे की बात यह है कि राष्ट्रभाषा हिंदी होने के बाद और हम हिंदी भाषी होने के बाद भी ना तो अपनी वर्णमाला पूरी किसी को याद है, कंठस्थ है, और ना हिंदी में गिनतियां 1 से 100 तक 1 से 100 कोई तक बोल पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बड़ी बात होती है। और आजकल की पीढ़ी को मुझे बड़ी समस्या तब आती है जब मैं किसी को बोलता हूँ कि 67 रुपये में आई और मेरी खुद की बच्ची ये पूछती है कि 67 बन जाए। हाँ, 67 माने क्या? तो फिर मुझे बताना पड़ता है 67। भुवन, ये एक संगीत की बात हुई कि आपका संगीत में, आप आईटी सेक्टर में, लेकिन संगीत में रुचि थी। स्वरांगी का मिलना और कविता को संगीतबद्ध करना,
लेकिन फिर ये कैसे एक प्लान बना कि हम कुछ काम अपनी हिंदी के लिए करें, साहित्य के लिए करें, इस तरह से किस तरह से आपने योजना बनाई? जी, जैसा कि मैं इन्होंने स्वरांगी ने बताया कि अभी हम लोग इतने समय से मिले नहीं थे और मेरा संगीत का क्षेत्र शुरू से रहा है और घर में एक ऐसा माहौल होने के कारण मैं वहीं सीखा हूँ थोड़ा बहुत। जो माँ जो गाती थी वो मेरे पे संस्कार पड़े और मैं सीखता गया हूँ। तो उस वक्त ये सही में बताऊँ तो कुछ ऐसा कोई भी दिमाग में नहीं आया कि हिंदी के लिए कुछ काम करना है। तो कहने का मतलब साहित्य से कोई संबंध न होने के बावजूद अब ये कह सकते हैं कि एक ट्रिगर कहते हैं हम लोग, एक घटना कह सकते हैं, मिलती है। हाँ, ऐसे एक राह मिली कि और हम सब मित्र मिले और जो इन्होंने बताया वहाँ से ऐसी कुछ ये शुरू हुई कि जैसे शुरुआत हमने गीत से की। अब गीत करते करते जैसे इन्होंने वर्णमाला बताया तो वो एक इंटरेस्ट जागता गया। जैसे जैसे हम बाकी और भी लोगों से मिले, उन्होंने जो सराहना की हमारे काम की, तो इससे और हमें ऐसा लगा कि नहीं, हम सही राह पे हैं और हिंदी के लिए करना चाहिए। क्योंकि जैसे कि मैं बेंगलोर से हूँ, वहाँ भी हिंदी नहीं के बराबर है, लेकिन खैर मेट्रोपोलिटन सिटी तो वहाँ बोलते हैं। तो इस तरह से मैं कहूँ कि जैसे वो शुरुआत तो गीत से हुई थी, हिंदी गीत से। जैसे जैसे वो यात्रा बढ़ती गई एक इंटरेस्ट आता गया, रुचि जागती गई कि हाँ, हमें ये जो है हम सही राह पे और इसे हिंदी को कहीं और दूसरे स्तर पर लेके जाना है। तो एक छोटा सा प्रयत्न हम कह सकते हैं कि तो हम अमित, जो आपके तीसरे साथी हैं जो विदेश में, कैलिफोर्निया अमेरिका में, वो आपकी इस हिंदी प्रयासों को या वर्णमाला को अमेरिका में किस तरह से उसको आगे ले आ पाते हैं? वो हम उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो मिल नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपसे ही जानना चाहूँगा। भी क्योंकि वहाँ पे भी नाइट जोन चल रहा है ना, मतलब जोन ही अलग अलग होने से वहाँ पे भी रात है तो हमारे पे दिन है, हमारे पे दिन है तो वहाँ रात है। तो हम लोगों की ऐसी बात है, हमेशा यही दिक्कत आ जाती है टाइम जोन की। तो हम अधिकतर हम लोग ऐसा होता है कि संदेशों पे बात कर लेते हैं कि ये करना है। तो वो वहाँ पे जो लोग हैं उनके समूह के, या जो वहाँ पे वो लोग उनको देसी कहते हैं कि देसी बंदे जो लोग हैं, वो उसमें हमारे चैनल को अपलोड बढ़ाते हैं या उन लोगों को बताते हैं कि ये लोग, ये देखिए हम इस तरह से काम कर रहे हैं। कई शब्द ऐसे हैं, चूँकि हम लोग तो हमारे समय में अंग्रेजी माध्यम स्कूलों का इतना चलन नहीं था, तो हम लोग हिंदी माध्यम में पढ़े। लेकिन फिर भी रफ्ता रफ्ता ऐसा होता है कि आपकी आदत छूटती चली जाती है हिंदी से। तो अब उन शब्दों से उन्हें भी बड़ा मज़ा आता है कि अरे ये शब्द तो हमने पढ़े हुए थे, ये तो हमें पता थे। अब आप उनका वाक्य प्रयोग भूल जाते हैं कि हमें शब्द तो पता है, अचूबा, अजूबा, लेकिन अजूबा कहाँ वापरना है, विस्मित कहाँ या हैरान कहाँ। तो जब आप उनका वाक्य प्रयोग के साथ में चलते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ, ये अजूबा जब हम कहते हैं तो यहाँ आएगा। तो ये वर्णमाला श्रृंखला को इस तरह से पसंद किया जा रहा है। अमेरिका में हिंदी की धुरी थाम रहे हैं अनूप भार्गव जी, वो भी बहुत काम कर रहे हैं। उन्होंने मेरी कई कविताओं को पढ़ा है। बेसिकली जो हम लोग काम कर रहे हैं तो हम केवल अमेरिका तक ही नहीं सीमित है। रशिया में प्रगति टिप्निस जी बहुत काम कर रही हैं, हमने उनका इंटरव्यू भी लिया है। सिंगापुर में रविंद्र परसुरे जी हैं, उन्होंने हमारे लिए एक गीत में गाया है। और रशिया में तो रशियन को लेके उन लोगों का कमिटमेंट बहुत ज़्यादा है, बहुत है। या फ्रांस या जर्मन के लोग जो हैं, मैं उनको इस बात के लिए सैल्यूट करता हूँ कि वो अपनी मातृभाषा को लेकर बहुत कमिटेड हैं। और वो दुनिया भर से, मैक्स मूलर भारत से संस्कृत पढ़कर गए, लेकिन जब भारतीय वेदों को लिखने की बारी आई तो उन्होंने जर्मन में लिखा। तो ये एक उनकी जो चीज़ है वो हम भारतीयों को सीखना चाहिए। भुवन, किस तरह से जो आपका आईटी का ज्ञान है वो आपकी इस मेलोडियस लिरिकल जर्नी में किस तरह से काम आता है? जी बिल्कुल, ये मुझे खुशी होगी बताते हुए, क्योंकि जिस तरह से आईटी में हूँ और शुरू से साइड बाय साइड अगर हम देखें, जब हम कॉलेज में थे उसके बाद कंप्यूटर कोर्स करते करते, तो ये जो तैयारी मेरी देखा जाए तो वहीं से शुरू हो गई थी। एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे वर्णमाला की जैसे बात कही तो उसमें अ से अक्षर बनते। अ से अक्षर को जैसे एक विशेष हम उसको अक्षर लेते हैं और उसको हम किस तरह से मूव कर सकते हैं या किस तरह से उसको यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं ताकि देखने वाले को थोड़ा सा ऐसा आकर्षित लगे कि हाँ, ये कैसे चल रहा है। तो ये इस तरह के जो प्रेजेंटेशंस कह सकते हो आप, ये जो कंप्यूटर में जो टूल्स यूज़ होते हैं वो मैंने उस वक्त से थोड़ा सीखना उस वक्त से, तो वो चीज़ें मेरी तैयारी यहाँ काम आ रही। तो मैं इस तरह से जुड़ा हूँ। पैकेजिंग में आपका उपयोग होने लगा है, हाँ, कह सकते हैं। जी बिल्कुल। मिठाई कैसी ये महत्वपूर्ण नहीं, उसका डिब्बा कितना अच्छा है। हाँ बिल्कुल सही। जमाना वही है, मल्टीमीडिया हमने प्रयोग किया है ताकि युवाओं तक हम पहुँच पाए। तो हम उसमें ग्राफिक्स का यूज़ हम करते हैं, और मतलब ग्राफिक्स बना के हम उसे प्रस्तुत कर रहे हैं। कविताओं में हम नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं, हम गज़ल में भी नृत्य ला रहे हैं, चित्रकार चित्र बना रहे हैं। मतलब हर विधा को हमने, सब विधाओं को आपस में जोड़ दिया है। मतलब केवल कविता पे चित्र बना दिया, किसी कविता पे कोई नर्तकी नृत्य कर दिया। बिल्कुल। तो बेसिकली ये मेरी किताब है, वह हस्ती बहुत है। तो कई कविताएं इसी में से हम लेते हैं
और हमने अपना स्तर कहीं भी गिरने नहीं दिया है, स्तर बरकरार रखते हुए। कई लोगों ने हमें कहा कि ट्रेंडिंग है तो उसको ट्रेंड को आप कर लीजिए, वायरल हो जाएगा। मैं वही जानना चाह रहा था कि चूंकि अब कविता मतलब ये तो कहा गया है कि साहित्य और संगीत के बिना मनुष्य वैसे ही है जैसे पूंछ के बिना जानवर या पशु हो। बिल्कुल सही। तो हर मनुष्य के जीवन में साहित्य और संगीत होना चाहिए, लेकिन लोग वर्तमान दौर में अर्थव्यवस्था और आर्थिक कारणों से और अर्थ के पीछे भागते भागते कहीं ना कहीं साहित्य, संगीत, कला, संस्कृति, सभ्यता को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। ऐसे समय में जो कविता, जिसको बड़ा एक तरह से कहना चाहिए कठिन माना जाता है या दुरूह विषय माना जाता है, उसको आपने किस तरह से जोड़ने की कोशिश की और युवाओं के बीच में कविता को लोकप्रिय बनाने की कोशिश, संगीत के ज़रिए, नृत्य के ज़रिए, पेंटिंग के ज़रिए, ये इसमें कितनी कठिनाइयाँ आई आपको और इसके लिए आपको फाइनेंस कैसे जुटाते हो आप? फाइनेंस जुटाने की तो जो बात आती है वो एक अलग बात कहते हुए मैं फाइनेंस पे आती हूँ कि हम लोग हमेशा सोचते हैं कि महिलाओं को दबाया जाता है या महिलाओं को पीछे रखा जाता है। ऐसा है बिल्कुल नहीं। हाँ, ऐसा है बिल्कुल नहीं। उसका अनुभव मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे ये दोनों मित्र मतलब कहेंगे कि मुझे बढ़ावा देने के लिए बड़ा सहयोग करते हैं। मतलब फाइनेंस की जब भी बात होती है बोले नहीं, अपने को इसको अच्छे से अच्छा करना है, तू पैसे की चिंता मत कर, जा जेब से ही जा रहा है हमारे। लेकिन वो तब कहते हैं कि क्वालिटी मेंटेन करनी है। अभी हमें कहीं से कोई आर्थिक सहयोग नहीं मिल रहा है तो हम तीनों ही अपना कुछ जोड़ जाड़ के कर लेते हैं और अपना ही, लेकिन वो वहाँ पे समझौता नहीं कर रहे हैं कि इस पे हमने खर्च पे समझौता कर दिया है। और जो आप कह रहे हैं युवाओं को जोड़ने की बात, तो साहित्यिक पत्रिकाओं तक कविताएं सीमित रहती है तो वही वहाँ पहुँचते हैं जिनकी साहित्यिक अभिरुचि होती है। जिसकी साहित्यिक अभिरुचि नहीं है वो यूट्यूब पे जाता है, स्क्रॉल करते करते उसे कुछ दिख जाता है, वो वहाँ पे रुक जाता है और 11 सेकंड में यदि उसको पकड़ लिया तो वो पकड़ लेता है, नहीं तो वो आगे बढ़ जाता है। तो मुश्किल इसलिए मतलब आई आप कहेंगे तो वो ये कि हमको पकड़ना था लोगों को, और हमारी पकड़ में वो लोग आ भी गए कि अब चैनल से जुड़े हुए वो लोग हैं जो वैसे अमूमन साहित्यिक पत्रिकाओं तक नहीं जाते हैं, वो कविताओं तक उस तरह से नहीं जाते हैं, लेकिन अब चूँकि वो यूट्यूब से जुड़े हैं तो वो अपने आप उन कविताओं तक आते हैं, उनकी अभिरुचि समृद्ध होती है, उन्हें लगता है कि हाँ ये कविताएं तो बहुत अच्छी हैं। तो हो जाए कविता, एक कविता जवाब है, किताब भी आपके पास है, तो कोई एक अच्छी कविता जो हमारे वर्तमान परिदृश्य को रेखांकित करती हो, ऐसी कोई कविता। वर्तमान परिदृश्य को रेखांकित करती हो या मेरी पसंदीदा? तुम्हारी पसंदीदा, चलो ये भी ये जो इसकी शीर्षक कविता है, मुझे बेसिकली पसंद आती है वो कविता। ये हंसती बहुत है कि शीर्षक कविता है हंसी, क्योंकि आप भी बहुत हंसती है। मैं तो बचपन से आपको हंसते हुए देख रहा हूँ। बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन स्वरांगी मेरी विद्यार्थी रही है, तो कक्षा में भी इसको मेरे ज़्यादा हंसने के कारण डांट पड़ती रही तो ये कविता की विशेषता ऐसी है कि ये इसमें हमने पहली बार ग्राफिक्स यूज़ किए थे। वारली पेंटिंग्स को बना के उसको वारली पेंटिंग, सोनाली सरवटे जो इसकी पत्नी है उसने कंसेप्ट दिया कि वारली पे बनाते हैं, इसने ग्राफिक्स बनाए, अमित जोशी ने उसे पढ़ा और ये कविता हम उस साल की हम मित्रता दिवस पर, फ्रेंडशिप डे पर लेकर आए थे, क्योंकि हम तीनों की फ्रेंडशिप का वो एक ये हो गया था। तो ये कविता है हंसी। उससे पूछा जाता है कैसी हो, इसे पढ़ा अमित जोशी ने था उसमें। उससे पूछा जाता है कैसी हो, वह ठीक ठीक जवाब नहीं दे पाती, सोच में पड़ जाती है, लगता है सच कह दे, फिर सोचती है इस प्रश्न का कोई मानक उत्तर ही दे दे। वह सच बताना चाहती है कि तभी दूसरा सवाल दाग दिया जाता है, फिर तीसरा, चौथा। उसके पास किसी सवाल का कोई तयशुदा जवाब नहीं होता, वह हंस देती है। पूछते हैं उससे, इसमें हंसने की क्या बात? हाँ, हंसने वाली कोई बात नहीं होती, दरअसल वो रोना चाहती है। वाह। हालांकि जब जब वह रोना चाहती है हंस देती है, और सब कहते हैं वह हंसती बहुत है। क्या बात। बहुत अच्छी कविता है, एक मानवीय संवेदनाओं से परिपूर्ण कविता है। और ये कहते भी हैं कि जो हंसते बहुत हैं वो कहीं ना कहीं अंदर से रो रहे होते हैं, क्या गम है जो छुपा रही है। भुवन, ये कविताओं के साथ आपने जो पेंटिंग का प्रयोग किया या आपकी पत्नी सोनाली ने जो सलाह दी, तो अब इस यात्रा पे मैं आप आऊँ तो इसको क्या आगे और कहाँ तक आप ले जाना चाहते हैं? क्या किस तरह से इसमें और चीज़ें और आयाम जोड़ेंगे और लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, उस दिशा में क्या कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, जैसे कि आपने बताया था चित्रकारी हुई या घर से ही सजेशन से मिलते रहते हैं,
तो ये इसके लिए पहली बात तो ये है कि हमारे जैसे कि कुछ गण्यमान्य व्यक्तियों के नाम लिया, अनूप जी, इनसे समय समय पर हमें सजेशंस मिलते रहते हैं। वीनू जी हैं और विजय जी, विजय मल्होत्रा जी, उनसे उनकी वेबसाइट पे हमारा वर्णमाला सीरीज पब्लिश हो रही है। तो इनसे तो अलकनंदा सानी जी, अलकनंदा सानी जी, क्षमा चाहूँगा। तो इन लोगों से हमें सजेशंस मिलते हैं, तो वो नए नए हमें अभी हाल ही में एक और सजेशन कुछ हमें दिया गया था, कुछ इस तरह से जो व्यक्तिमत्व जो है इंदौर के या कहीं के, इनके ऊपर कुछ हम डॉक्यूमेंट्री या चित्र ऐसा दिखाएं ताकि कोने कोने तक पहुँचता है। तो इस तरह से हम अलग अलग व्यक्तियों को गाने के माध्यम से, चित्रकारी के माध्यम से, और भी हम लोग जिस नर्तक की जो इनकी कविताएं, इनमें हमने यहाँ के उर्वी जी को जोड़ा था। तो इस तरह की हमारी जो प्रयासरत है कि जो जहाँ हमें जैसे सहयोग, और सहयोग मतलब अगर मैं कहूँ ऊपर वाले की अगर ये इच्छा के कारण हमें सहयोग भी मिला, बहुत अच्छा सहयोग मिला, तो ये इसी तरह हम लोग प्रयासरत है, जो जहाँ जैसे सहयोग मिलता है हम लोग उनसे सहयोग लेते हैं। किसी भी क्षेत्र के लिखने हो या इवन कोई मल्टीमीडिया में भी हमारा अगर सहयोग कर रहा है, या कोई वीडियो, छोटा सा वीडियो की अगर कोई हमें देता है कि हाँ ये वीडियो आप लीजिए हमारा, तो उससे भी हम लोग लेते हैं। तो ये इस तरह की यात्रा इसी तरह जारी है और जारी रहेगी। अब हम प्रयास ये रहेंगे, बहुत सारे लोगों तक पहुंच रहे हैं अपनी तरफ से, लोग कुछ हमें भी अप्रोच कर रहे हैं कि हाँ हमें बताइए कुछ अगर ऐसा, तो इस तरह से। स्वरांगी, एक संकट जो है वो भाषाई संकट तो है ही, लेकिन संस्कृति का संकट भी है। आज भारतीय संस्कृति को बहुत बड़ा खतरा है। संगीत पर भी एक संकट आ गया, जिस तरह के रैंप और बहुत सारे नई नई विधाएं आ रही हैं, और वो उसमें भारतीय संगीत का जिस तरह से कबाड़ा हो रहा है। पहले ऑर्केस्ट्रा इसलिए होती थी कि गायक को थोड़ी सी राहत मिल जाए और सांस ले सके। बिल्कुल सही। अब ऑर्केस्ट्रा इतना ज़्यादा है कि गायक के लिए कोई गुंजाइश बची नहीं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे मूल जो चीज़ें थीं, संगीत हो, साहित्य हो, कला हो, संस्कृति हो, इन सब के ऊपर कहीं ना कहीं पाश्चात्य हमले हो रहे हैं। ऐसे में ये जो आपका चैनल है आ मेलोडियस लिरिकल जर्नी, ये किस तरह से उस पुरानी चीज़ को, जो हम कहते हैं कि दादी माँ की हाथ की दाल या दादी माँ की नानी की रसोई, वो वाली टेस्ट लाने के लिए आप क्या कर रहे हो, जो जिससे कि मूल भारतीयता की जड़ों से आप जुड़े रहें, खासकर संस्कृति के मामले में? संस्कृति के मामले में पहले तो आपको संवेदनशील होना पड़ेगा, तभी आप संस्कृति के बारे में सोच भी कब सकेंगे, जब आप संवेदनशील होंगे। तो हमने 2 प्रयोग ऐसे किए। एक तो जाड़ियों वृद्धाश्रम है पुणे में, हमने उस वृद्धाश्रम की जानकारी लोगों तक दी कि आज की ज़रूरत है, जो कि सेकंड होम की तरह हम उसको ले सकते हैं। दूसरा, हमने मूक बधिर बच्चों के साथ में अपना वीडियो बनाया, जो अभी आएगा, अभी वो पाइपलाइन में है। तो आपको पहले संवेदनशील होना पड़ेगा कि आपके पास सब है, लेकिन जिनके पास नहीं है आपको उनसे जुड़ना पड़ेगा। आप दूसरे, आप कह रहे हैं कि दादी नानी की आपने टेस्ट कैसे दी, तो एक हमारा मुनिया की दुनिया एक सेगमेंट है, जिसमें एक छोटी बच्ची है 2.5-3 साल की, 4 साल की, उसके रोज़मर्रा के जीवन की घटनाएँ हैं और वो बड़े अच्छे अंदाज में है। तो उसमें एक उसका किस्सा है, तो हम उससे बात करते तो हमें लगता है ये तो कविवर सूरदास याद आ जाते हैं। मैया मोरी मैंने ही माखन खाया, वो आज की है, तो वो कह रही है मैंने स्केच पेन नहीं चलाया है, मैंने ऐसा काम नहीं किया है। के भाग बड़े सजनी हरी हाथ से ले गए हो माखन। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। तो हम ये इस तरह से हर चीज़ को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कि पुरानी चीज़ों को जोड़ने की। हमने 3 शिव वंदनाएँ लेके आए। अभी आप सोचते हैं कि अरे शिव वंदना कौन लिखेगा, या हमने राधा पे गीत लिखा, या गज़ल लिखना बहुत कठिन कर्म है। हमें लगता है गज़ल बहुत आसान है, जब हम ट्रक या टेम्पो के पीछे देखते तो हमें लगता है तुकबंदी तो है ये, लेकिन बाकायदा जब मैंने उसे सीखा गज़ल, और जब उसे लिखा तो बड़ा कठिन कार्य है गज़ल लिखना भी। तो हमने बहुत खुद को आजमाया। जब आप कह रहे हैं नए लोगों को जोड़ना, तो हमने कहा चांद पे बात करिए, लेकिन हम बी लाइक अ मून। संपादक है भूपेंद्र त्यागी जी, उन्होंने इसका अंग्रेज़ी भावानुवाद किया, और हमने उसको हिंदी में गज़ल चल रही है, उसका अंग्रेज़ी में नीचे चल रहा है, ताकि आप नई पीढ़ी को भी आप अपनी बात कह पाए, लेकिन उनकी भाषा में भी कह पाए। तो हम उन्हें उनकी भाषा में ले जा रहे हैं। मुंबई की बहुत युवा टीम हमारे साथ में है, तो सारे खेल मन के ही है ना, बिल्कुल। हिंदी जो आप कहेंगे ना, बहुत कठिन शब्द भी है, तरल, गहनतम, निर्विकल्प, निर्विकल्प, ऐसे शब्द इनका उच्चारण करने के पहले हमको वो हमने वापरे हैं, और वो बहुत पसंद हुए हैं वो गीत, और युवाओं ने पसंद किया उन गीतों को। मतलब कोई कठिन या सरल नहीं होता, आपके प्रयोग में जो भाषा आती है, आप हिंदी को प्रयोग में ले आइए तो क्लिष्टतम शब्द भी सरल लगने लगेगा। हम अंग्रेजी के कितने क्लिष्टतम शब्दों को प्रोनाउंस कर ही लेते हैं ना। तो हम चाहते हैं कि
हम थोड़ा 2 कदम उनकी तरफ चलें, 2 कदम वो हमारी तरफ चले, तो शायद से भाषा संस्कृति सब बची रहेगी। चूँकि स्वरांगी आप पत्रकार भी रही हो और आपने पत्रकारिता में बड़े अखबारों के साथ काम किया है, लेकिन उन बड़े अखबारों ने जो भाषाई कबाड़ा किया है जी। और पहले तो जब मैं छोटा था तो मुझे अच्छे से याद है कि हमें ये कहा जाता था कि संपादकीय पढ़ना चाहिए। आप अखबार पढ़िए, उसमें से कोई एक खबर को लिखिए तो आपकी हिंदी ठीक होगी, बिल्कुल। भाषा ठीक होगी, आपको वर्तनियों की तमीज़ आएगी। लेकिन अब तो मैं देखता हूँ कि बड़े बड़े अखबारों में, सो कॉल्ड बड़े अखबारों में हिंदी के नाम पे इंग्लिश घुसड़ी जा रही है और उसमें पता ही नहीं पड़ता, और हेडिंग्स में और सब में खूब सारे इंग्लिश के शब्द लिखे जाते हैं। तो क्या ये जो हमने भाषा का अखबारों में, पत्रकारिता में जो भाषा का चूचू का मुरब्बा हम जो कर रहे हैं, उससे आप कितनी सहमत हैं? मैं उससे सहमत नहीं हूँ, ये एक बात है। लेकिन अब दूसरी बात यह भी है कि आज की पीढ़ी को भाषा ही नहीं आ रही है। तो मैं वो जो बात कह रही हूँ कि 2 कदम आप चलिए, 2 कदम हम चलेंगे, उन्हें बहुत शुद्ध हिंदी दे दी तो वो समझ ही नहीं पाएंगे। अखबार की उपयोगिता ये है कि आपको समाचार लोगों तक पहुँचाना है, उस लिहाज से। लेकिन उन्होंने शुरुआत गलत की। यदि वो शुरुआत में ही अपनी भाषा पे टिके रहते तो आज ये चर्चा का मुद्दा ही नहीं होता। उन्होंने बिगाड़ा उसको। अब हम सोचें कि उसको कैसे सुधारें, तो सुधारना भी बहुत धीरे धीरे कदम होगा। अभी जो मैं बार बार बात कर रही हूँ हमारी वर्णमाला श्रृंखला की, तो हम उसमें इसलिए शब्द दे रहे कि आपके पास में केवल शब्द भंडार होने से नहीं होगा, आपको शब्दों का प्रयोग किस तरह से करना है ये भी उन्हें बताना पड़ेगा। अब आपने बोल दिया इवेंट, अब इवेंट पे कार्यक्रम सोचते हैं, उसके दिमाग में नहीं आ रहा कि कार्यक्रम क्या है, वो तो इवेंट ही दिमाग में बैठ गया उसके, क्यों आपने बैठाया। जबकि हमारे यहाँ तो लात का अलग मतलब है, टांग का अलग टांग है, का अलग मतलब पैर का अलग अलग है, है, चरण का अलग है, चरण का अलग पैर है। का अलग है, पग का अलग है। और ये वर्णमाला श्रृंखला में तो हम उसको बोल भी रहे हैं, मतलब प्रोनाउंस भी कर रहे हैं, उच्चारण भी बता रहे हैं कि कैसे उच्चारण करेंगे उसका। तो वो श्रृंखला इसलिए बहुत पसंद की जा रही। तो मुझे लगता है कि हमें भाषा को उन तक पहुंचाना यदि है तो उन्हें सारी हर तरीके से उनको उन तक पहुंचानी पड़ेगी भाषा। आप कबाड़ा हो गया तो वो उनको करने दीजिए कबाड़ा, आप तो उनके साथ में एक समांतर रेखा उससे बड़ी खींच दीजिए, तो अपने आप वो कबाड़ा कम हो जाएगा। ये मुझे लगता है कि ज़्यादा सकारात्मक दृष्टिकोण है। बहुत धन्यवाद स्वरांगी, बहुत धन्यवाद भुवन आपका। आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हिंदी को लेकर, साहित्य को लेकर, संस्कृति को लेकर जो बात की। ये कहा गया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं, निरा पशु और मृतक समान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति का मूल, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा। बिल्कुल। तो हम जो स्वरांगी और उनकी युवा टीम भुवन और अमित से काम कर रहे हैं, वो निश्चित ही बहुत अच्छा काम है, बड़ा काम है। हम उम्मीद करते हैं कि छोटे तौर पर, छोटे पैमाने पर शुरू किया काम आगे चल के बहुत बड़ा बनेगा और नौजवानों को, युवाओं को अपनी भाषा से, अपनी सभ्यता से और अपनी संस्कृति से जोड़ने में, उन्हें सभ्यता और संस्कृति से प्यार करने में, एक मुकाम हासिल करने में उनको सहयोग करेगा, उन्हें प्रेरित करेगा, उन्हें जागृत करेगा। देखते रहिए DGN न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार। नमस्कार।